हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुष्का मैम। अगर आप भी बिहार बीटीएससी ड्रेसर वैकेंसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो राठौर एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लाया है सूर्या बैच। इस बैच में आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस को कवर कराया जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू। साथ ही साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी सारे क्लासेस के मिलेंगे। आपको ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। अलग अलग तरह के हो गए, एमसीक्यू हो गए, वन लाइनर हो गए, सारी तरह के कोर्स क्वेश्चंस को कवर कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि एक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टेस्ट सीरीज़। आप कितने मॉक टेस्ट दे रहे हैं ये आपके तैयारी के लेवल को और बढ़ाता है। आपको की गलतियां जो आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं उसे पहले ही सुधारने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इस कोर्स के साथ हम आपको बता दें कि आपको एक टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और हमारे सूर्या बैच को ख़रीदना होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है? रोगी को आराम देना, घाव की सुरक्षा रखना, रक्तस्राव को नियंत्रित करना या उपयुक्त सभी। तो पट्टी बांधने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? रोगी को आराम देना तो होता ही है, घाव को सुरक्षित रखना, उससे किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाना भी होता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीसेप्टिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक जो होता है वो किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एंटीसेप्टिक एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि घाव पर लगाकर उसे किसी भी तरह के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। इससे क्या होता है? इससे घाव में संक्रमण का खतरा बच जाता है और घाव सुरक्षित रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। दर्द कम करने के लिए, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए या सर्दी खांसी में आराम देने के लिए। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, घाव को संक्रमण से बचाने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टरलाइजेशन का अर्थ क्या है। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग कॉमनली बहुत कुछ जानते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पट्टी बांधना, घाव धोना, सभी कीटाणु को नाशना या दवा देना। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी वस्तु से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या किसी भी सरफेस से सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे फंजाई हो, चाहे स्पोर्स ही क्यों ना हो, इन सभी चीज़ों के, इन सभी को बिल्कुल ही नष्ट करते हैं, ठीक है। पूर्णतः नाश के लिए, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पूर्णतः नाश के लिए स्टरलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। ये कैसे कैसे किया जाता है? ये ऑटोक्लेव मशीन, जिसके बारे में आप लोगों ने ऑब्वियसली सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा। ऑटोक्लेव मशीन या फिर कुछ केमिकल्स भी ऐसे आते हैं जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज़फुल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सभी कीटाणुओं का नाश करना। स्टरलाइजेशन का अर्थ है सभी कीटाणुओं का नाश करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ये भी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर भी हमें पता है कि इसका सही आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करते समय सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ड्रेसिंग शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? ग्लव्स पहनना, घाव को देखना, पट्टी खोलना या ड्रेसिंग बॉक्स बंद करना। तो ड्रेसिंग जो है वो ऐसी प्रक्रिया है जिसका मोटो अभी, जिसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि उसका संक्रमण से बचाना सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है, ठीक है। तो ड्रेसिंग करते समय हमें सबसे पहले ग्लव्स पहनना चाहिए ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे हाथों से पेशेंट के घाव तक या इंजरी तक ना पहुँचे और वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बिल्कुल बचा रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी मरीज़ को अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो प्राथमिक उपचार क्या होगा, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग का केस देखने को मिल रहा है तो उसके सिचुएशन में हम उसको क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव पर सीधा दबाव डालना, पानी पिलाना, उसे खड़ा करना, उसे दौड़ाना। तो अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? रक्तस्राव को रोकने
के लिए किसी भी साफ कपड़े को लेना चाहिए या पट्टी को लेना चाहिए और घाव पर सीधा दबाव डालना चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ब्लीडिंग जो है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है। अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लड की लॉस हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस का सिचुएशन पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो इससे पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो इससे बचाने के लिए हमें फर्स्ट एड देते हुए सबसे पहले उसके घाव पर प्रेशर डालना चाहिए ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोस्टर क्लैंप का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है? सर्जिकल उपकरण पकड़ने के लिए, रक्त स्त्राव के लिए, नस दबाने में, घाव धोने में या सुई पकड़ने में। तो फोस्टर क्लैंप क्या है? फोस्टर क्लैंप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या में यूज़ होता है, तो नसों से क्या होता है, रक्त जो वेन्स है उनसे क्या है, उन्हें पकड़कर ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है और ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर किसी पार्ट में ऑपरेशन हो रही है, किसी बॉडी पार्ट है जिसमें ऑपरेशन चल रही है, तो उससे आजू बाजू के जो नस हैं वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वहाँ से ब्लड फ्लो ना हो बहुत ज़्यादा, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस का सामना ना करना पड़े, इसलिए फोस्टर क्लैंप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रक्त स्त्राव को के लिए नस दबाने में, रक्त स्त्राव के लिए नस दबाने में, सर्जिकल प्रोसीजर्स के समय में फोस्टर क्लैंप का यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी रोगी को शॉक की स्थिति में कौन सा लक्षण दिखता है? अगर हमारे सामने कोई शॉक का पेशेंट आया है तो उसमें कौन कौन से सिम्टम्स दिख रहे होंगे? ऑप्शंस क्या क्या है? तेज़ धड़कन, पसीना आना, बेहोशी या उपयुक्त सभी। तो शॉक में क्या होता है? शॉक में जो भी ब्लड फ्लो है, जो पेशेंट के बॉडी का नॉर्मल ब्लड फ्लो है जिसको हम सर्क्यूलेशन भी कहते हैं, तो वो क्या है, वो अफेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रोगी का जो हार्ट है वो तेज़ी से धड़कता है, उसे पसीना भी आता है, उसमें बेहोशी जैसी भी देखा जा सकता है, वो जल्दी होश में नहीं रहता है। उसका स्किन क्या है, उसका स्किन भी ठंडा पड़ सकता है या पीला पड़ सकता है। ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, उसका स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो इस हिसाब से शॉक के पेशेंट में उपयुक्त सभी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ड्रेसिंग के बाद घाव की देखभाल में क्या ज़रूरी है? अब हमने ड्रेसिंग कर दिया है तो घाव की देखभाल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को साफ और सूखा रखना, घाव को ढीला छोड़ना, पट्टी गंदी होने पर ना बदलना या रोज़ पानी डालना। तो घाव पर संक्रमण ना फैले इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है? अब हमने ड्रेसिंग कर दिया है। ठीक है, ड्रेसिंग हमने बिल्कुल ही स्टेराइल तरीके से कर दिया है उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए, वो अच्छा भला हमने टाइट भी बांधा है, ब्लीडिंग भी रुक गई है। तो अब इसके बाद हम क्या केयर दे सकते हैं? तो इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसका हमें केयर रखना है वो है कि घाव को साफ और सूखा रखना। ठीक है, ड्रेसिंग अगर गीली रहेगी तो उससे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें क्या है, उसे साफ़ और सूखा रखना है। अगर इसी ऑप्शंस में यहाँ पर गंदी पट्टी होने पर बदलना लिखा होता तो हम उसे भी कंसिडर करते हैं एज आ आंसर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, गंदी पट्टी होने पर ना बदलना। नहीं, हमें ना बदलना नहीं होता है, उसे बदलना होता है। अगर पट्टी गंदी हो गई है तो हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए पट्टी को बदलना होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोक्लेव किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑटोक्लेव के बारे में अभी मैंने एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया भी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सुई चुभाने के लिए, दवा स्टोर करने के लिए, उपकरणों को स्टेरिलाइज करने के लिए या पट्टी बांधने के लिए। तो मैंने अभी तुरंत आपको ऊपर स्टेरिलाइजेशन वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि ऑटोक्लेव एक मशीन है जिससे उपकरणों को स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव में क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे चीज़ों को 10 से 12 मिनट तक रखा जाता है ताकि वो स्टेरिलाइज हो सके, उसके ऊपर से सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सारे मर जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, तो पट्टी बांधते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? पट्टी बहुत कसी होनी चाहिए, पट्टी ढीली होनी चाहिए, पट्टी आरामदायक और संक्रमण रहित होनी चाहिए या पट्टी पर दवा नहीं लगनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो पट्टी बहुत कसी होनी चाहिए। अगर पट्टी बहुत कसी होगी तो वहाँ के अगल बगल के जो टिश्यूज़ होंगे वो डेड कर जाएंगे। ठीक है, अगल बगल के टिश्यूज़ डेड कर जाएंगे, नेक्रोसिस की सिचुएशन देखने को मिल सकती है, वो टिश्यू नीले पड़ जाएंगे। अगर पट्टी बहुत ज़्यादा ढीली होगी तो वो घाव के ऊपर प्रेशर नहीं देगी जिसके वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी। ठीक है, और हो सकता है पट्टी एक जगह से दूसरी जगह खिसक भी जाए अगर ढीली हुई तो। और ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, पट्टी पर दवा नहीं लगनी चाहिए, ऐसा कोई भी ज़रूरी बातें नहीं होती। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आंसर क्या है, पट्टी आरामदायक और संक्रमण रहित होनी चाहिए।
यानी पट्टी किसी भी तरह के इन्फेक्शंस को बढ़ावा नहीं देनी चाहिए और आरामदायक भी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर घाव से पस आ रहा है तो यह किसका संकेत हो सकता है? घाव से पस आना किस चीज़ का संकेत होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव सही हो रहा है, घाव में संक्रमण है, घाव में कोई समस्या नहीं है, या घाव नया है। तो पस जो है वो हमेशा ही इन्फेक्शन के कारण होता है। जब तक घाव में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है तब तक उसमें से पस नहीं आएगा। घाव से पस आना घाव में संक्रमण का संकेत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीजर्स कैंची को स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? कैंची को स्टेरिलाइज करने के लिए हमें कौन सी प्रोसीजर का यूज़ करना होता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? उबालना, ऑटोक्लेव करना, साबुन से धोना, या सिर्फ पानी में डुबाना। तो कैंची क्या है? एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको स्टेरिलाइज करने के लिए सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर जो है वो है ऑटोक्लेव करना। ठीक है, ऑटोक्लेव करने से क्या है, कैंची जो है वो सबसे स्टेरिलाइज होगी और इससे क्या है, सारे के सारे जो भी इन्फेक्शन होंगे वो हट जाएंगे सीजर से। ठीक है, नॉर्मल सलाइन घाव की सफाई में क्यों उपयोग किया जाता है? जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मल सलाइन को हम घाव को साफ़ करने में हॉस्पिटल्स में जनरली आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि नॉर्मल सलाइन का यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? दर्द कम करने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, त्वचा की सफ़ेदी के लिए, कोई उपयोग नहीं है। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो एक स्टेरिलाइज्ड बॉटल में होता है। ठीक है, वो एक स्टेरिलाइज्ड लिक्विड होता है। ठीक है, जो कि घाव का सफाई अगर हम नॉर्मल सलाइन से कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल पानी से कर रहे हैं तो पानी में किसी तरह के कोई बैक्टीरियाज हो सकते हैं, अगर वो मतलब वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज नहीं हुआ, उसमें किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने का खतरा हो सकता है। लेकिन नॉर्मल सलाइन जो होता है, NS जो होता है, वो एक स्टेरिलाइज डब्बे में आता है और वो बिल्कुल स्टेरिलाइज होता है। तो इसीलिए वो संक्रमण को रोकने के लिए उसका यूज़ किया जाता है ताकि घाव में किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्निक्विट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं रक्तस्राव रोकने के लिए, दिल का धड़कना बढ़ाने के लिए, घाव सूखने के लिए, या संक्रमण फैलाने के लिए। तो टॉर्निक्विट क्या होता है? टॉर्निक्विट एक पट्टी होता है जो कि रबर की भी पट्टी हो सकती है, जिसको नस के ऊपर बांधा जाता है ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। ठीक है, ये एक इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज़ किया जाने वाला चीज़ है। ये क्या है? ये इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज़ किए जाने वाला ब्लीडिंग कंट्रोल का एक मेजर है टॉर्निक्विट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। ड्रेसिंग बदलते समय कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज से बात करते रहना, हाथ धोना और दस्ताने पहनना, दवा का नाम पूछना, या घाव पर पानी डालना। तो ड्रेसिंग बदलते समय अगर हम एक ड्रेसिंग को बदल रहे हैं तो उस समय सबसे जो नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हाथ धोना और दस्ताने पहनना, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि पेशेंट में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के घाव में प्राथमिक उपचार में टेटनस इंजेक्शन देना अनिवार्य होता है? ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो हम लोग जनरली बोलचाल के भाषा में भी, हम जनरली डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, कि अगर हमें क्या हुआ है, किस सिचुएशन में हम ऐसा बोलते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन ले लो, TT का इंजेक्शन ले लो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कटे हुए घाव, जलने के घाव, कील या जंग लगे लोहे से हुआ घाव, या खुजली वाले घाव। तो हमें जब भी कील या जंग लगे लोहे से अगर कुछ भी घाव लगता है तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कहते हैं कि टेटनस का इंजेक्शन, टेटनस यानी TT का इंजेक्शन हमें हॉस्पिटल से लेना चाहिए। TT का फुल फॉर्म टेटनस टॉक्सॉइड होता है, जिसका इंजेक्शन लेना इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेटनस एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिससे पेशेंट की जान तक जा सकती है। तो इसका फर्स्ट एड क्या है? TT का इंजेक्शन लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद दस्ताने को कैसे हटाना चाहिए? ठीक है, तो ड्रेसिंग करने के बाद जो दस्ताने हमारे हैं उन्हें हमें कैसे हटाना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? एक झटके में उंगलियों से खींचकर, दस्ताने को अंदर से मोड़ते हुए, या गीले हाथों से।
तो दस्ताने उतारते समय हमें कैसे करना चाहिए, हमें दस्ताने को अंदर से मोड़ते हुए उतारना चाहिए। इससे क्या होता है, ऐसे उतारने से बाहरी संक्रमण जो होता है वो सतह के संपर्क से बच जाता है और संक्रमण रोकने में सुरक्षित होता है। जैसे हमारा ग्लव्स है, ठीक है, हमारे ग्लव्स पे अगर किसी भी तरह का जो संक्रमण है पेशेंट की घाव से, ये बाहरी सतह पे जो भी संक्रमण है, अगर इसको हम अंदर से फोल्ड करते हुए उतार रहे हैं तो ये बाहर का संक्रमण जो है वो हॉस्पिटल के किसी भी चीज़ के सरफेस पे नहीं लगेगा और इन्फेक्शन कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए हमेशा दस्ताने को अंदर से मोड़ते हुए निकालना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव को कितने समय में बार बार जांचना उचित होता है। तो ये क्वेश्चन है कि घाव को हमें कितने कितने समय में जांचते रहना उचित होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, हर 2 घंटे में, हर 24 घंटे में, या संक्रमण होने पे हर 5 दिन में, या कभी नहीं। तो घाव की सफाई या पट्टी की स्थिति कैसी है, या हमें पट्टी चेंज करना है या नहीं करना है, इन सभी चीज़ों को हमें हर 24 घंटे में जांचते रहना होता है। या फिर अगर संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं तो हमें तुरंत उसे जाँचना होता है ताकि वो संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है वो फैले नहीं और बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में ही कंट्रोल कर लिया जाए, इनिशियल स्टेज में ही संक्रमण का पता लग सके। इसलिए हमें हर 24 घंटे पे या संक्रमण के लक्षण दिखने पे घाव को जांचना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्सेप्स का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। फोर्सेप्स एक बहुत ही कॉमन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम सभी ने देखा हुआ है। ऑप्शंस क्या क्या है, इंजेक्शन देने में, घाव से वस्तु निकालने में, या थर्मोमीटर पकड़ने में, या दवा पीने में। तो फोर्सेप्स क्या है, फोर्सेप्स एक चिमटी होती है जो कि एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका उपयोग क्या है, घाव से जो भी कांच है, कांटा है या कुछ ऐसा चीज़ घाव में है उसको निकालने में हेल्प होता है। घाव से वस्तु निकालने में फोर्सेप्स का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टी बांधते समय किन अंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पट्टी बांधते समय किन अंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, सिर और पीठ, घुटना और कंधा, अंगुलियों और पंजों की रंगत और सूजन, या नाखून और बाल। तो अभी मैंने आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था कि पट्टी बांधते समय अगर पट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो उसका क्या है, उसके कारण अगल बगल का जो टिश्यू है वो ब्लू कलर में हो जाता है, यानी कि वो डेड होने लग जाता है, ठीक है। ब्लू कलर में हो जाता है, वो डेड होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम पट्टी बांध रहे हैं, मान लीजिए हम हाथ में पट्टी बांध रहे हैं तो उसकी अंगुलियाँ जो होंगी उसका कलर चेंज होने लगेगा। वहाँ पे अगर वो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, अगर ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सूजन भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें पट्टी बांधते समय अंगुलियों और पंजों की रंगत और सूजन को विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। स्टेरिलाइज गॉज का उपयोग कब किया जाता है। स्टेरिलाइज गॉज का उपयोग कब किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, केवल सजावट में, घाव की सफाई के बाद पट्टी में, दवा की पैकिंग में, या थर्मोमीटर साफ करने में। तो स्टेरिलाइज गॉज जो है वो घाव की सफाई के बाद पट्टी में स्टेरिलाइज गॉज का यूज़ किया जाता है। अब हमने घाव को बिल्कुल अच्छी तरह से एक स्टेरिलाइज लिक्विड जैसे NS हो गया उससे साफ़ कर दिया, ठीक है, वो बिल्कुल स्टेराइल घाव है। तो अब उसमें हम किसी भी तरह का संक्रमण को फर्दर प्रिवेंट करने के लिए, ताकि आगे किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, तो हम एक स्टेरिलाइज गॉज को रख करके उस घाव के ऊपर और पट्टी को बांधेंगे, जिससे क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रोगी को किस स्थिति में ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में रखा जाता है। तो रोगी को किस स्थिति में, रोगी का ऐसा क्या सिचुएशन होगा कि हमें उसे ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन को देना पड़ेगा। तो ऑप्शंस क्या क्या है, हड्डी टूटने पर, रक्तचाप गिरने पर, शॉक में, सिर दर्द होने पर, या बुखार होने पर। तो अगर जब पेशेंट शॉक में है, रक्तचाप गिरने पर, यानी जब BP गिर जाए, जब BP लो हो जाए, जब BP लो हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में, जब शॉक का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तब हमें पेशेंट को इस पोजीशन में रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें सिर जो होता है वो नीचे होता है, इसमें पेशेंट का हेड जो होता है वो नीचे होता है, जिससे क्या है, हेड में ब्लड फ्लो जो है वो, सर्कुलेशन जो है वो सही सलामत होता है और BP जो है उसकी स्थिति नॉर्मल होने की चांसेस रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव पर पट्टी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, घाव को छुपाना, घाव में दवा डालना, संक्रमण से बचाना, रक्त स्त्राव को रोकना, या मरीज को डराना। तो घाव पर पट्टी लगाने का मुख्य उद्देश्य हमें साफ ऑप्शंस में दिख रहा है, संक्रमण से बचाना और रक्त स्त्राव को रोकना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग ट्रे में कौन सा आइटम होना अनिवार्य है।
ठीक है। ड्रेसिंग ट्रे में क्या क्या चीज़ें होना अनिवार्य है? ऑप्शंस क्या क्या है? खाना और पानी, कपड़े और जूते, फोर्सेप्स, कैची, स्टेरिलाइज गॉज, लाइन, दस्ताने या पेन कॉपी। तो ड्रेसिंग ट्रे में वो चीज़ें होना ज़रूरी है जो कि ड्रेसिंग करने में हेल्पफुल हो, ठीक है, जो ड्रेसिंग के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ होती हो। तो खाना पीना ज़रूरी नहीं है, कपड़े और जूते ज़रूरी नहीं है, पेन और कॉपी भी ज़रूरी नहीं है। सबसे चीज़ें जो ज़रूरी है वो ड्रेसिंग की इक्विपमेंट्स है, जैसे फोर्सेप्स हो गया, कैची हो गया, स्टेरिलाइज गॉज हो गया, स्लाइन हो गया और दस्ताने यानी ग्लव्स हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्न जलने के घाव का प्राथमिक उपचार क्या होता है? अब हमारे पास अगर कोई बर्न जलने का पेशेंट आ रखा है तो उसका सबसे पहला फर्स्ट एड हम क्या दे सकते हैं? गर्म पानी डालना, टूथपेस्ट लगाना, ठंडे पानी से धोना और एंटीसेप्टिक लगाना या कपड़े से रगड़ना। तो जलने के बाद हमें अगर सबसे पहले हम अगर ठंडे पानी से पेशेंट के घाव को धोते हैं और एंटीसेप्टिक लगाते हैं तो इससे क्या है, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, ठीक है, इससे पेशेंट को जलन से रिलीफ मिलेगा और साथ ही साथ एंटीसेप्टिक लगाने से इन्फेक्ट नहीं होगा, उसका कोई भी घाव इन्फेक्ट नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ठंडे पानी से धोना और एंटीसेप्टिक लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग बदलते समय मरीज की कौन सी स्थिति उपयुक्त होती है? ड्रेसिंग बदल रहे हैं जब हम पेशेंट का, तो हम उसको किस स्थिति में रख सकते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? खड़े रहना, आरामदायक और स्थिर लेटी हुई स्थिति, दौड़ना या बैठकर किताब पढ़ना। तो ड्रेसिंग बदलते समय अगर पेशेंट स्थिर रहेगा तो उसका घाव जो है वो ठीक से साफ़ हो पाएगा और पट्टी लगाने में भी आराम रहेगा। तो इसलिए उसको आरामदायक और स्थिर लेटी हुई स्थिति में रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पट्टी बांधने से पहले कौन सा कदम सबसे ज़रूरी है? पट्टी बांधने से पहले हमें कौन सा कदम उठाना सबसे ज़रूरी है? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज़ को डांटना, घाव को ठीक से सफाई करना, डॉक्टर को फ़ोन करना या कपड़े बदलना। तो पट्टी बांधने से पहले हमें घाव को ठीक से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी चोट लगा है उस पर जो भी इन्फेक्शन है वो तुरंत हट सके और उसके बाद हम उसे फर्दर किसी भी तरह आगे किसी भी तरह के संक्रमण से बचाया जा सके और घाव जल्दी हील हो जाए, भर जाए। उसके लिए उसका सफाई होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्जिकल उपकरण को कितनी बार स्टेरिलाइज करना चाहिए? जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्हें हमें कितनी बार स्टेरिलाइज करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कभी कभी, रोज़ एक बार, हर उपयोग के बाद या सप्ताह में एक बार। तो एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जब हम एक बार यूज़ करते हैं तो वो एक बार यूज़ करने के बाद क्या हो गया? इन्फेक्ट हो गया, ठीक है। एक पेशेंट पे जब हमने यूज़ किया तो वो इन्फेक्ट हो गया। तो इसीलिए हमें सर्जिकल उपकरण जो भी है उसे हर उपयोग के बाद स्टेरिलाइज करना चाहिए ताकि वो किसी अन्य पेशेंट में एक बीमारी को, किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पेशेंट से उठा के दूसरे पेशेंट पे ना ले जाए, इसलिए उसे हर उपयोग के बाद स्टेरिलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग के दौरान कौन सी चीज़ में संक्रमण का खतरा बढ़ता है? ड्रेसिंग के दौरान कौन सी चीज़ से संक्रमण का खतरा बढ़ता है? ऑप्शंस क्या क्या है? दस्ताने पहनने से, स्टेरिलाइज गॉज का प्रयोग से, बिना हाथ धोए छूना या दवा लगाना। तो अगर हम दस्ताने पहन रहे हैं तो इससे संक्रमण का खतरा कम होता है, ना कि बढ़ता है। अगर हम स्टेरिलाइज का गॉज का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे भी संक्रमण का खतरा क्या होता है? कंट्रोल होता है, ना कि बढ़ता है। अगर हम दवा लगा रहे हैं तो इससे भी घाव जो है वो हील होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? बिना हाथ धोए अगर हम घाव को छूते हैं तो उससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। घाव के लिए उपयोग होने वाली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उद्देश्य क्या होता है? तो घाव में जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव में खुशबू लाना, संक्रमण से बचाव करना, घाव को बड़ा करना या खून निकालना। तो घाव के लिए उपयोग होने वाला जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसका, इसका नाम से ही पता चल रहा है, एंटीसेप्टिक, यानी कि जो सेप्टिक होने से, सेप्सिस होने से बचाए, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो है वो सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इन्फेक्शंस हैं, उन्हें मारने में, उन्हें हटाने में कंट्रोल करता है और इन्फेक्शन से बचाने के काम में आता है। इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाव करना मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रेसिंग करते समय कौन सी चीज़ें अनिवार्य रूप से पहननी चाहिए? हमें ड्रेसिंग करते समय कौन सी चीज़ों का अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? टोपी, दस्ताने, ग्लव्स, जूते या घड़ी। तो ड्रेसिंग करते समय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है दस्ताने यानी ग्लव्स। ड्रेसिंग करते समय हमें ग्लव्स को अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है, सर्जिकल कैंची का मुख्य उपयोग क्या है। सर्जिकल कैंची का सबसे मुख्य उपयोग क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, बाल काटने के लिए, टाँके काटने या पट्टी काटने के लिए, नाखून काटने के लिए या जड़ी बूटी काटने के लिए। तो सर्जिकल कैंची जो होती है वो घाव पर से पट्टी को हटाने के लिए या टाँके काटने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, जो कि स्टेरिलाइज होता है। सर्जिकल कैंची जो होता है वो एक स्टेरिलाइज होता है, स्टेरिलाइज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मुख्य उपयोग जो होता है वो टाँके काटने और पट्टी काटने में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग करते समय अगर घाव से दुर्गंध आ रही हो तो यह किसका संकेत है। अगर ड्रेसिंग करते समय घाव से स्मेल आ रहा है, फाउल स्मेल आ रहा है, ठीक है, स्मेल आ रहा है जो कि फाउल है यानी ओडर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो हमें क्या संकेत दे रहा है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, घाव जल्दी भरने वाला है, घाव में संक्रमण हो चुका है, दवा असर कर रही है या घाव में तेल लगा है। तो इसका आंसर क्या है, घाव से दुर्गंध आना जो है वो घाव में संक्रमण का लक्षण है। घाव से पस आना, घाव से बदबू आना, ये सब संक्रमण का लक्षण है। हमें इस सिचुएशन में तुरंत डॉक्टर के पास पेशेंट को जाने को बोलना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को हमें ये बात बतानी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग के लिए उपयोग होने वाली स्लाइन का तापमान कैसा होना चाहिए। ड्रेसिंग के लिए हम जिस स्लाइन का यानी एनएस का यूज़ कर रहे हैं उसका तापमान कितना होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, बहुत गर्म कमरे के तापमान पर फ्रिज से निकाला हुआ बर्फ जैसा ठंडा। तो स्लाइन का तापमान जो है वो कमरे के तापमान के समान होना चाहिए ताकि घाव पर लगाने से किसी भी तरह का कोई जलन ना हो या फिर पेशेंट में जलन भी ना हो और साथ ही साथ पेशेंट में किसी भी तरह का ठंड का भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फोर्सेप्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, पानी भरने के लिए, घाव से गॉस पकड़ने के लिए या निकालने के लिए, घाव सुई में धागा डालने के लिए या पट्टी बांधने के लिए। तो फोर्सेप्स एक चिमटी होती है जिसका यूज़ हम घाव से गॉस पकड़ने या निकालने के लिए कर सकते हैं। ये फोर्सेप्स क्या होती है, स्टेरिलाइज होती है, तो इससे क्या है किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है और घाव जो है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, ड्रेसिंग के बाद पट्टी को कैसे बांधना चाहिए। ड्रेसिंग के बाद हमें पट्टी को कैसे बांधना चाहिए, बहुत ढीला नहीं, बहुत कसा नहीं, उचित दबाव में रक्त संचार बाधित ना हो। बिल्कुल सही, हमें उचित दबाव में बांधना चाहिए ताकि ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो सके और रक्त संचार बाधित ना हो, यानी कि सर्क्यूलेशन जो है वो बना रहे। ठीक है, सर्क्यूलेशन बना रहे। ठीक है, धागे से बांधना नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग करते समय मरीज से क्या पूछा जाना चाहिए। तो ड्रेसिंग करते समय हमें मरीज़ से क्या पूछना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या हैं, उनका नाम और उम्र, आज मौसम कैसा है, घाव में दर्द हो रहा है या नहीं, वह कौन सी फिल्म देख रहे हैं। तो हमें ड्रेसिंग करते समय पेशेंट से ये पूछना चाहिए कि वो आराम से है, उसके घाव में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंटली पूछना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह हो रही है तो इससे सिचुएशन में हम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले उसे यही पूछना चाहिए कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्रेसर का मुख्य कर्तव्य क्या है। ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आपको पहले ही एक क्लास करवाया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ड्रेसर का मुख्य कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑपरेशन करना, मरीजों को दवा लिखना, घाव का उचित देखभाल करना और पट्टी बदलना, अस्पताल में झाड़ू पोछा लगाना। तो ड्रेसर का मेन कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है घाव की उचित देखभाल करना और पट्टी बदलना। मेन इंपॉर्टेंट काम ड्रेसर का घाव से रिलेटेड ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग के बाद अगर मरीज़ के घाव से लगातार खून निकल रहे हों तो क्या करना चाहिए। अगर ड्रेसिंग कर दिया है और फिर भी पेशेंट के घाव से लगातार ब्लड निकल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, घाव को अनदेखा करना चाहिए या और कपड़ा लपेट देना चाहिए, डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए या खुद से दवा लगा देना चाहिए। तो हमें डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। अगर घाव से ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो हमें डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंटरनल इंजरी का लक्षण हो सकता है। घाव से ब्लीडिंग ना रुकना एक इंटरनल इंजरी का सिचुएशन हो सकता है, इसलिए हमें सबसे पहले डॉक्टर को बताना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, घाव पर पट्टी करने से पहले क्या अनिवार्य है। घाव पर पट्टी करने से पहले सबसे पहले क्या ज़रूरत है। ऑप्शंस क्या क्या है, घाव पर पानी डालना, हाथ धोना और दस्ताने पहनना, घाव पर मिट्टी लगाना, बिना सफाई के पट्टी करना। तो घाव पर पट्टी लगाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है हाथ धोना और दस्ताने पहनना। हाथ धोकर ग्लव्स पहन लेना सबसे इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गॉज पीस का मुख्य कार्य क्या होता है। गॉज पीस का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है। सजावट करना, घाव की सफाई करना और खून सोखना, दीवार पर चिपकाना या चोट को छिपाना। तो गॉज पीस का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है। घाव की सफाई करना और खून को सोखना। घाव की सफाई करना और खून को सोखना। गॉज पीस का यूज़ हम घाव को साफ़ करने के लिए भी करते हैं और उसको गॉज पीस को हम पट्टी करने से पहले भी घाव के ऊपर रखते हैं ताकि जो भी ब्लीडिंग हो एक्सेस वो उसको कंट्रोल करे और उससे खून या पस को सोख ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोविडोन आयोडीन का उपयोग किस लिए किया जाता है। पोविडोन आयोडीन को हम कॉमनली बोलचाल की भाषा में बिटाडीन के भी नाम से जानते हैं। ये क्या है, ये एक एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक लिक्विड होता है। ठीक है, इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है, त्वचा को चिकना करने के लिए, घाव की सफाई और संक्रमण रोकने के लिए, सिर दर्द के इलाज में या शरीर को ठंडा करने के लिए। तो पोविडोन आयोडीन जैसा कि मैंने आपको बताया एक एंटीसेप्टिक होता है, तो ये घाव की सफाई और संक्रमण से रोकने के लिए यूज़ में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करने के बाद उपयोग किए गए उपकरणों को क्या करना चाहिए। तो ड्रेसिंग करने के बाद जो उपकरण है यानी इंस्ट्रूमेंट है उसका हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, धोकर दोबारा वैसे ही रख देना चाहिए, स्टेरिलाइज करना चाहिए, कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए या फिर दूसरे मरीज़ के लिए बिना धोए उपयोग करना चाहिए। तो ड्रेसिंग के बाद हमें जो भी उपकरण है उसे सिर्फ धोकर दोबारा रखने से उनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं वो नहीं हटेंगे। उसके लिए उन्हें हटाने के लिए हमें स्टेरिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, यानी ड्रेसिंग के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग करते समय किन चीज़ों से बचना चाहिए। ड्रेसिंग करते समय हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, बातचीत करने से, उपकरणों को खुला छोड़ने से, दस्ताने उतारकर घाव छूने से या उपयुक्त सभी। तो ड्रेसिंग करते समय अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उससे क्या है, हमारा ध्यान भटक सकता है और ड्रेसिंग में कोई गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, उपकरण अगर हम खुला छोड़ दें तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम दस्ताने उतार कर घाव को छुए तो उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी। हमें इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, ना बातचीत करनी चाहिए ज़्यादा ताकि हमारा ध्यान भटके, ना उपकरण को खुला छोड़ना चाहिए कि इन्फेक्शन हो सके, और ना दस्ताने उतार कर घाव को छूना चाहिए कि इन्फेक्शन का खतरा बढ़े। तो हमें उपयुक्त सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल का क्या मतलब है। स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल से क्या मतलब है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शंस हैं सामान्य कपड़ा, कीटाणु रहित पट्टी सामग्री, गंदा कपड़ा या मिट्टी में सना हुआ कपड़ा। तो स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल से हमारा मतलब है कि कीटाणु रहित पट्टी सामग्री। ठीक है, इसका हिंदी मतलब हुआ कीटाणु रहित पट्टी सामग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव पर पट्टी करने के बाद मरीज़ को क्या सलाह देनी चाहिए। तो घाव पर पट्टी करने के बाद हमें मरीज़ को क्या सलाह देनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, पट्टी गीला होने पर बदलना, पट्टी को बार बार छूना, घाव पर धूल लगाना या घाव में तेल लगाना। तो हमें घाव पर पट्टी करने के बाद मरीज़ को यह सलाह देनी चाहिए कि उसे बार बार छूना चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। घाव पर धूल लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। घाव पर तेल लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें उसे पट्टी गीला होने पर बदलने की सलाह देनी चाहिए कि अगर पट्टी गीला हो गया हो तो उसे चेंज कर लीजिएगा ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग ट्रॉली में किस प्रकार की सामग्री रखी जाती है। ड्रेसिंग ट्रॉली में किस तरह की चीज़ें रखी जाती है। खाना बनाने की सामग्री बिल्कुल नहीं, किताबें बिल्कुल नहीं, खिलौने बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है दवाइयाँ, गॉज, पट्टी और फॉर्सेप्स आदि रखी जाती है जो कि ड्रेसिंग में यूज़ हो, जो कि ड्रेसिंग में यूज़ किए जाने वाली चीज़ों को हम ड्रेसिंग ट्रॉली में रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव की ड्रेसिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है। तो घाव की ड्रेसिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, घाव में दवा डालना, घाव को साफ़ करना, पट्टी बांधना या घाव को ढकना। तो ड्रेसिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, घाव को साफ़ किया जाता है। घाव को सबसे पहले ग्लव्स पहनकर घाव को साफ़ करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के दौरान कौन सी स्थिति सही है। ड्रेसिंग के दौरान हमें कौन सी स्थिति सही है। गॉज को नंगे हाथों से छूना, घाव की ओर से सफाई शुरू करना, बिना दस्ताने पट्टी बदलना या गंदे कपड़े से घाव पोंछना। तो घाव के दौरान सबसे सही स्थिति क्या है, घाव की ओर से सफाई शुरू करना। घाव की ओर से सफाई शुरू करना, इससे क्या है, अगर हम हमेशा केंद्र से सफाई यानी सेंटर से सफाई अगर शुरू करते हैं तो संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर है घाव की ओर से सफाई शुरू करना।
अगला क्वेश्चन है, घाव की पट्टी बदलते समय सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है। तो घाव की पट्टी बदलते समय हमें सबसे पहले कौन सा कार्य किया जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, पट्टी हटाना, हाथ धोना और दस्ताने पहनना, दवा लगाना या घाव को ढकना। तो घाव की पट्टी बदलते समय हमें सबसे पहले जिस बात का ध्यान रखना चाहिए वो है कि हाथ धोना और दस्ताने पहनना, ताकि इन्फेक्शन ना हो, ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पट्टी बांधने के बाद सबसे ज़रूरी सलाह क्या दी जाती है। पट्टी बांधने के बाद सबसे ज़रूरी सलाह, ये क्वेश्चन हमने अभी इसी तरह का ऊपर भी देखा था कि पट्टी के ऊपर कपड़ा ना रखें, पट्टी के ऊपर प्लास्टिक ना चिपकाए, पट्टी हटाकर घाव बार बार ना देखें, या फिर पट्टी गीली हो जाए तो बदले। तो इसका सही आंसर है कि पट्टी गीली हो जाए तो बदले ही सबसे इम्पोर्टेंट सलाह जो है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करते समय मरीज़ के घाव को किस दिशा में साफ़ करनी चाहिए। बाहर से अंदर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, किसी भी दिशा में, या गोल गोल घुमाकर। तो ड्रेसिंग करते समय हमें सेंटर से ऐसे अंदर से बाहर की ओर पेशेंट के घाव को साफ करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही आंसर है। ड्रेसिंग के बाद उपयोग की गई सामग्री को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो ड्रेसिंग के बाद जो भी सामग्री यूज़ हुई है उसे हमें बिस्तर के नीचे रखना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट में डालना चाहिए, या मरीज़ के पास छोड़ देना चाहिए। तो ड्रेसिंग के बाद उपयोग की गई सामग्री को हमें बायोमेडिकल वेस्ट में डालना चाहिए, ताकि इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। ठीक है, ताकि वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल हो सके और इन्फेक्शन कंट्रोल में रहे। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्सेप्स का उपयोग क्यों किया जाता है। फोर्सेप्स एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि हमें पता है, जो कि एक चिमटी की तरह होता है। इसका यूज़ हमें घाव पर पट्टी बांधने के लिए किया जाता है, नहीं। दवा पीने के लिए किया जाता है, नहीं। गॉज और पट्टी को पकड़ने के लिए किया जाता है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये क्या है, एक चिमटी है। तो इसका यूज़ हमें ये एक स्टेराइल सामग्री होती है जिसका यूज़ हम गॉज और पट्टी को पकड़ने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि गॉज और पट्टी क्या है, एक स्टेरालाइज चीज़ है। उसको अगर हम हाथ से छूते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसीलिए उसे हम एक स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट से ही छूते हैं और उसे स्टेरलाइज रखने की पूरी कोशिश करते हैं। तो गॉज और पट्टी को पकड़ने के लिए फोर्सेप्स का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग ट्रॉली के में कौन सा अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। तो ड्रेसिंग ट्रॉली में कौन सा अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस क्या क्या है, सामग्री बेतरकीब रखना, सामग्री को सही क्रम में व्यवस्थित रखना, खाली ट्रॉली रखना, या गंदे उपकरण रखना। तो ड्रेसिंग ट्रॉली में हमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सामग्री को सही क्रम में व्यवस्थित रखना। इससे क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। अगर हम ड्रेसिंग ट्रॉली में, जैसा कि हमें पता है कि नीचे में हमेशा इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं और ऊपर में हमेशा स्टेरिलाइज चीज़ें रखी जाती है, ये एक सीक्वेंसिंग होता है ड्रेसिंग ट्रॉली का, जिसका सही क्रम, जो सीक्वेंस होता है उसका सही से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का उद्देश्य क्या होता है। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, घाव को सुखाना, संक्रमण को रोकना, पट्टी को रंगना, दर्द बढ़ाना। तो संक्रमण से रोकना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के दौरान कौन से दस्ताने पहने जाते हैं। तो ड्रेसिंग के दौरान किस तरह के दस्ताने पहने जाते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, प्लास्टिक के दस्ताने, स्टेरिलाइज ग्लव्स, ऊनी दस्ताने, या नंगे हाथ। तो स्टेराइल ग्लव्स पहने जाते हैं जिससे इन्फेक्शन से बचाया जा सके, जिससे इन्फेक्शन ना हो। तो हमें स्टेरिलाइज ग्लव्स पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घाव में मवाद या पस हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, मवाद को दबाकर निकालना चाहिए, डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, मवाद पर पट्टी बांधना चाहिए, या उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तो घाव में मवाद या पस होना इन्फेक्शन यानी संक्रमण का लक्षण है। अगर घाव से मवाद या पस आ रहा है तो इसका साफ मतलब है कि घाव में संक्रमण हो चुका है। तो हमें उसे दबाकर निकालना नहीं चाहिए, ना ही पट्टी बांधना चाहिए, ना ही अनदेखा करना चाहिए। हमें सबसे पहले डॉक्टर को सूचित करना चाहिए कि घाव जो है वो इन्फेक्ट हो चुका है पेशेंट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग ट्रॉली की सफाई कब करनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, रोज़ाना, ऑप्शंस क्या क्या है, सप्ताह में एक बार, रोज़ाना उपयोग के बाद, महीने में एक बार, या कभी ज़रूरत नहीं। तो ड्रेसिंग ट्रॉली का हमें डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट से हमें ड्रेसिंग ट्रॉली को साफ़ करना चाहिए। और कब करना चाहिए, तो रोज़ाना उपयोग के बाद हमें ड्रेसिंग ट्रॉली को साफ़ करना चाहिए, वो भी डिसइंफेक्टेंट से। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन ना हो। पट्टी बांधते समय घाव को ढकने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। पट्टी बांधते समय घाव को ढकने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है, रुई, गंदा कपड़ा, स्टेरिलाइज गॉज, या कागज़।
तो हमें ऑप्शन से साफ पता चल रहा है कि पट्टी बांधते समय घाव को ढकने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री स्टेरिलाइज गॉज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग के समय घाव पर दवा कौन लगाता है? ड्रेसिंग जब हो रही है, जब किया जा रहा है, तो उसके घाव पर दवा कौन लगाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज खुद, प्रशिक्षित नर्स या ड्रेसर, सफाई कर्मी या वार्ड बॉय। तो ड्रेसिंग करते समय जो ड्रेसिंग कर रहा है वही घाव पर दवा लगाता है, क्योंकि वो सही तरीके से स्टेरिलाइज वे में घाव पर दवा लगा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रशिक्षित नर्स या ड्रेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को छिपाना, सुंदर दिखना, घाव को संक्रमण से बचाना और हीलिंग में मदद करना, और केवल सजावट के लिए। तो पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घाव को संक्रमण से बचाना और हीलिंग में मदद करना। घाव जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और पेशेंट रिकवर कर जाए, इस चीज़ के लिए हमें घाव पर अच्छे से पट्टी बांधना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग के बाद मरीज को कौन सी सलाह देनी ज़रूरी है? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को बार बार छुए, पट्टी हटाकर हवा लगाएं, डॉक्टर द्वारा बताई गई तिथि पर दोबारा ड्रेसिंग कराएं, घाव को नज़रअंदाज करें। तो हमें ड्रेसिंग करते वक्त मरीज़ को सलाह देनी चाहिए कि वो डॉक्टर द्वारा बताई गई तिथि पर दोबारा ड्रेसिंग कराए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग ट्रॉली में कौन सी सामग्री अनिवार्य होती है? किताबें और पेन? तो बिल्कुल नहीं। केवल पानी? नहीं। बिना साफ सफाई के सामान? नहीं। ड्रेसिंग ट्रॉली में स्टेरिलाइज गॉज, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ग्लव्स और बैंडेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग के समय घाव की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है ढीली और खुली, साफ और सूखी, गंदगी से भरी या पानी से भरी। तो ड्रेसिंग के समय घाव की स्थिति कैसी होनी चाहिए? साफ और सूखी। ड्रेसिंग जो होता है वो साफ होना चाहिए और सूखा होना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो और घाव जो है वो जल्दी से जल्दी हील हो, जल्दी से जल्दी घाव भर जाए, उसके लिए वह सूखी और साफ होनी चाहिए ड्रेसिंग करते समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी हटाने के बाद यदि घाव में बदबू आए तो इसका क्या संकेत हो सकता है? इस टॉपिक को हमने ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि अगर पट्टी में से बदबू आ रही है या किसी तरह का पस आ रहा है तो ये सीधा संक्रमण का संकेत हो सकता है, और इस सिचुएशन में हमें पेशेंट को सबसे पहले डॉक्टर के पास जाने को कहना चाहिए। हमें डॉक्टर को बताना चाहिए कि पेशेंट की घाव की स्थिति ऐसी हो चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसर का पहला कर्तव्य क्या है? ड्रेसर का पहला कर्तव्य, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? मरीज से दोस्ती करना, संक्रमण से बचाव और सुरक्षित ड्रेसिंग करना, मोबाइल पर बात करना या मरीज की शिकायत करना। तो ड्रेसर का सबसे पहला कर्तव्य जो है वो है संक्रमण से बचाव और सुरक्षित ड्रेसिंग करना। ड्रेसर का सबसे मेन काम ड्रेसिंग करना है, वो भी ऐसा जो इन्फेक्शन से बचा हुआ रहे और सुरक्षित रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सा उपकरण घाव की सफाई में उपयोग होता है? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो घाव की सफाई में उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? फॉरसेप्स, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप या बीपी मशीन। तो ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि फॉरसेप्स जो है वो स्टेराइल गॉज जो होते हैं, स्टेराइल गॉज हो गया, स्टेराइल पट्टी हो गया, इन सभी चीज़ों को स्टेराइल रखने में, ठीक है, इन सभी चीज़ों को स्टेराइल रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ये घाव की सफाई के दौरान इन सभी चीज़ों को पकड़ने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव पर पट्टी लगाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? घाव पर पट्टी लगाने से पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट कदम हमारा क्या होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को गंदा करना, घाव को साफ और डिसइंफेक्ट करना, बिना देखे पट्टी लगाना, पट्टी पर दवा डालना। तो हमें सबसे पहले घाव को साफ़ करना और डिसइंफेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है घाव पर पट्टी लगाने से पहले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव की सफाई में प्रयुक्त जाने वाला सामान्य एंटीसेप्टिक कौन सा है? घाव की सफाई के दौरान हम लोग एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं जो कि इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है। तो सबसे सामान्य कॉमन जो एंटीसेप्टिक है, कॉमन या जनरल जो एंटीसेप्टिक है वो क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? पानी, सेवलॉन, सिरका या तेल। तो इन सभी ऑप्शन से हमें साफ पता चल रहा है कि वो है सेवलॉन। ठीक है, घाव से खून बहने पर पट्टी लगाते समय किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? घाव से खून बहने पर पट्टी लगाते समय किस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? दबाव डालना, प्रेशर, सिर्फ ढक देना, छोड़ देना या नल का पानी डालना। तो खून रोकने के लिए यानी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें घाव पे प्रेशर देना चाहिए, दबाव डालना चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग ट्रॉली में उपकरणों की जांच कब की जानी चाहिए?
ड्रेसिंग ट्रॉली के इंस्ट्रूमेंट्स का जांच कब की जानी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? हफ्ते में एक बार, रोज़ाना उपयोग से पहले, महीने में एक बार, या जब खाली समय हो। तो ड्रेसिंग ट्रॉली में चीज़ें ठीक ठाक जगह पर सही क्रम में हैं या नहीं, या फिर उसका जो क्या कहते हैं वो स्टेरलाइज है या नहीं, वो स्टेराइल है या नहीं। इन सभी चीज़ों का जांच हमें कब करना चाहिए? रोज़ाना उपयोग से पहले करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। स्टेराइल ड्रेसिंग मटेरियल का अर्थ क्या होता है? साफ और इन्फेक्शन मुक्त ड्रेसिंग सामग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव में पस मवाद होने पर कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? अगर घाव में पस या मवाद हो गया है, तो जैसा कि हमें पता है कि पस या मवाद जो भी है वो इन्फेक्शन का लक्षण है। ठीक है, वो इन्फेक्शन का लक्षण है, वो साफ बता रहा है कि घाव में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके बाद हमें क्या करना सबसे ज़रूरी है? ऑप्शंस क्या क्या है? एंटीबायोटिक दवा देना, घाव को खुला छोड़ देना, बिना ध्यान दिए छोड़ देना, या पट्टी से ढकना। तो बिना ध्यान दिए छोड़ देने से इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, घाव को खुला छोड़ देने से भी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, पट्टी से ढकने से भी कोई राहत नहीं होगा। इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एंटीबायोटिक दवा दें ताकि इन्फेक्शन कंट्रोल हो सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग करते समय उपयोग होने वाली सबसे ज़रूरी उपकरण कौन सा है? तो ड्रेसिंग करते समय उपयोग होने वाली सबसे ज़रूरी उपकरण कौन सी है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? स्टेथोस्कोप, फोर्सेप्स, थर्मोमीटर, या बीपी मशीन। तो ड्रेसिंग करते समय इन सभी में से जो सबसे ज़रूरी उपकरण है वो है फोर्सेप्स, क्योंकि ये स्टेरिलाइज गॉज पट्टी को पकड़ करके साफ सफाई में हेल्प करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग के दौरान गलती से दस्ताने फट जाए तो क्या करना चाहिए? ड्रेसिंग करते समय अगर किसी कारणवश गलती से दस्ताने फट जाए तो क्या करना चाहिए? वही दस्ताना जारी रखना चाहिए, तुरंत नया स्टेराइल ग्लव पहनना चाहिए, नंगे हाथ से काम करना चाहिए, सफाई कर्मी से मदद लेनी चाहिए। हमें फटा हुआ जो ग्लव्स है उससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए हमें तुरंत नया स्टेरिलाइज ग्लव पहनना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग ट्रॉली में रखे सामान की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो ड्रेसिंग ट्रॉली में रखी गई जो भी सामग्री है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? वो गंदा और बेतरतीब होनी चाहिए? नहीं। स्टेरिलाइज और व्यवस्थित होनी चाहिए? हाँ। टूटा फूटा होना चाहिए? नहीं। बिना किसी साफ सफाई के होना चाहिए? नहीं। तो ड्रेसिंग ट्रॉली में रखी गई चीज़ों को स्टेरिलाइज और व्यवस्थित होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल जहाँ होनी चाहिए वहीं हो, प्रॉपर जगह पर हो, सही क्रम में हो, सही सीक्वेंस में हो, और साथ ही साथ स्टेरिलाइज हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग से पहले घाव पर कौन सा काम अनिवार्य है? ड्रेसिंग करने से पहले हमें घाव को क्या ज़रूरत है? तो ड्रेसिंग करने से पहले हमें घाव को साफ़ और सूखा करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इन्फेक्शन कंट्रोल हो। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रेसिंग करते समय घाव को देखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ड्रेसिंग करते समय घाव को देखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? घाव की रंग को जांच करना, संक्रमण, सूजन या मवाद की पहचान करना, घाव का आकार याद करना, केवल समय काटना। तो ड्रेसिंग करने से पहले हमें घाव को देखना चाहिए ताकि उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन है या स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है या मवाद है, उससे पहचाना जा सके, और घाव ठीक से हील कर रहा है या नहीं, घाव भर रहा है या नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रेसिंग के दौरान घाव को संक्रमण से बचाने के लिए सबसे ज़रूरी प्रक्रिया क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? नंगे हाथ से ड्रेसिंग करना, हाथ को अच्छे से धोना और ग्लव्स पहनना, घाव पर पानी डालना, या घाव को खुला छोड़ देना। तो ड्रेसिंग के दौरान घाव को संक्रमण से रोकने के लिए हमें हाथों को अच्छे से धोना, हैंड वॉशिंग करना और ग्लव्स पहनना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घाव पर कौन सी पट्टी सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है? तो घाव पर कौन सी पट्टी सबसे सुरक्षित मानी जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गंदा कपड़ा, स्टेरिलाइज गॉज और बैंडेज, अखबार की कतरन, या नायलॉन का कपड़ा। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसके आंसर हम सभी को पता है। स्टेराइल गॉज और बैंडेज जो है वो सबसे सुरक्षित, सेफ माना जाता है। ड्रेसिंग करने से पहले घाव को किससे साफ़ किया जाता है? ड्रेसिंग करने से पहले हमें घाव को किस चीज़ों से साफ़ करनी चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? नल का पानी से, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, साबुन झाग से, या मिट्टी से। तो घाव की सफाई के लिए हमें संक्रमण का खतरा रोकने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे बेटाडीन हो गया, सैवलॉन हो गया, या फिर डेटॉल हो गया, इन सभी चीज़ों से क्या है, सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
पट्टी बांधते समय फोर्सेप्स का उपयोग होता है। पट्टी बांधते समय फोर्सेप्स का क्या उपयोग होता है? ऑप्शंस क्या है? पट्टी को पकड़ने और सही जगह रखने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, तापमान मापने के लिए या दवा पीने के लिए। तो पट्टी को पकड़ने के लिए और सही जगह रखने के लिए, जैसा कि हमें पता है फोर्सेप्स एक चिमटी होती है जो कि एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसका उपयोग जो है वो पट्टी को पकड़ने और सही जगह रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? केवल पट्टी बांधना, घाव की सही देखभाल और संक्रमण से बचाव करना, दवा लिखना या मरीज से पैसे लेना। तो ड्रेसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ड्रेसर का मुख्य उद्देश्य केवल पट्टी बांधना नहीं है, घाव की सही देखभाल करना और संक्रमण से बचाव है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करते समय पेशेंट से क्या पूछना ज़रूरी होता है? ड्रेसिंग करते समय हमें पेशेंट से कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्या उसे दर्द हो रहा है, क्या उसे नींद आ रही है, क्या उसे खाना चाहिए, क्या उसे घूमना चाहिए? तो हमें ड्रेसिंग करते वक्त पेशेंट से ये पूछना चाहिए कि वो आराम से है या नहीं, क्या उसे दर्द हो रहा है। ये सवाल हमें पेशेंट से पूछना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग ट्रॉली को कब साफ़ करना चाहिए? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, ड्रेसिंग ट्रॉली को हमें कब साफ़ करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? हफ्ते में एक बार, हर ड्रेसिंग के बाद, महीने में एक बार, जब समय मिले। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें ड्रेसिंग को हर ड्रेसिंग के बाद साफ़ करना चाहिए। इससे क्या होता है? इन्फेक्शन कंट्रोल में रहता है, एक पेशेंट का जो इन्फेक्शन है वो दूसरे में नहीं फैलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के लिए कौन सा दस्ताना सबसे उपयुक्त है? ड्रेसिंग के लिए कौन सा ग्लव्स जो है वो सबसे उपयुक्त है? गंदा दस्ताना बिल्कुल नहीं, सूती दस्ताना नहीं, प्लास्टिक और पुराना दस्ताना नहीं, स्टेराइल ग्लव्स जो है वो ड्रेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव से बदबू और पस आने का क्या संकेत है? ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन एक देख चुके हैं कि घाव से बदबू और पस आना घाव में संक्रमण का संकेत देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रेसिंग के दौरान दवा लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ड्रेसिंग के दौरान दवा लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को सजाना, या फिर घाव में संक्रमण रोकना और घाव भरने में मदद करना, घाव को छुपाना या समय पास करना। तो ड्रेसिंग के दौरान दवा लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है संक्रमण को रोकना और घाव को भरने में मदद करना, हीलिंग में हेल्प करना और साथ ही साथ इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग करते समय किस घाव में संक्रमण के संकेत पाए जाने पर क्या करना चाहिए? ड्रेसिंग के समय अगर घाव में संक्रमण के संकेत पाए जाए तो हमें क्या करना चाहिए? घाव को खुला छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा? इससे और इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहेगा। घाव को अधिक समय तक छिपाए रखना? नहीं, इससे क्या है? इससे इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना, ये बिल्कुल सही आंसर है। हम डॉक्टर को बताएंगे कि घाव में इन्फेक्शन हो चुका है। घाव पर केवल पानी डालना नहीं, घाव पर केवल पानी डालना भी सेफ ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहरे घाव को बंद करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? गहरे घाव को बंद करने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? हाथ से दबाना, स्यूचर टाँके लगाना, सिर्फ पट्टी लगाना या सिर्फ गर्म पानी डालना। हाथ से दबाने से वो प्रेशर देने पर भी वो बंद नहीं होगा, क्योंकि वो गहरा घाव है, इंटरनल है, वो इंटरनल इंजरी है। ठीक है, अंदरूनी इंजरी हो चुका है, गहरा हो चुका है, डीप है वो। ठीक है, तो उसमें क्या है? उसमें हम सिर्फ प्रेशर लगा करके ही ब्लीडिंग को नहीं रोक पाएंगे, सिर्फ पट्टी लगाने से ही वो नहीं रुकेगा। गर्म पानी तो बिल्कुल ही नहीं डालना है। इसका सही आंसर है कि सूचर टाँके लगाना, इससे क्या है? गहरे घाव बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ड्रेसिंग के दौरान कौन सी बातों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ड्रेसिंग के दौरान कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? घाव को आकार देखना, सही सामग्री का उपयोग करना, घाव को जल्दी बंद करना, घाव को ढककर छोड़ देना। तो घाव पर पट्टी बांधते समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घाव की आकार और घाव की सही सामग्री का यूज़ करना। सही सामग्री, सही बोले तो स्टेराइल चीज़ों का यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि स्टेराइल गॉज हो गया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का भी यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंटीसेप्टिक चीज़ों का भी यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घाव पर पट्टी बांधते समय किससे ध्यान में रखना चाहिए? पट्टी का रंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। घाव का आकार और स्थिति, घाव के पास के बाल को हटाना, घाव को
पर मलहम लगाना। तो पट्टी बांधते समय हमें घाव के आकार और स्थिति पर ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है, इससे पूरी तरह से कवर किया जा सकता है। घाव के आकार और स्थिति को अगर हम देख रहे हैं तो पट्टी बांधते समय पट्टी से हम घाव को पूरी तरह से कवर कर सकते हैं और इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति घायल होने के बाद बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति घायल हुआ, इंजरी हुई उसे और वो बेहोश हो गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? उसे पानी पिलाना चाहिए, घाव पर पट्टी लगाना चाहिए, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए, उसकी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले, अगर कोई पेशेंट जो इंजरी हुई और वो बेहोश हो गया, तो हमें उसकी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो उसके पल्स को देखना चाहिए और उसकी ब्रीथिंग को चेक करना चाहिए, उसकी ब्रीथिंग और पल्स को चेक करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्न के बाद घाव पर सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? अगर हमारे पास एक बर्न का पेशेंट आता है तो सबसे पहले घाव पर हमें कौन सा फर्स्ट एड देना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव पर मलहम लगाना चाहिए, बर्फ से सिकाई करनी चाहिए, बर्न के क्षेत्र को ठंडे पानी से धोना चाहिए, या घाव पर पट्टी से ढकना चाहिए। तो घाव पे अगर हमारे पास बर्न का पेशेंट आ रहा है तो उसको रिलीफ मिले, उसके जलन कम हो सके, इसलिए हमें सबसे पहले उसे ठंडे पानी से धोना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे इन्फेक्शन का भी खतरा कम होता है, क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घाव में संक्रमण को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? घाव में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? ऑप्शंस हैं घाव पर बर्फ लगाना, घाव को बार बार छूना, घाव को ढक कर रखना और एंटीसेप्टिक लगाना, घाव को खुला छोड़ देना। तो घाव को ढक कर रखना और एंटीसेप्टिक लगाना जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल का सबसे अच्छा उपाय है। घाव पर बर्फ लगाना नहीं, घाव को बार बार छूने से तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है, घाव को खुला छोड़ देने से भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो इसका सही आंसर है घाव को ढक कर रखना और एंटीसेप्टिक लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रेसिंग के दौरान घाव पर कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? ड्रेसिंग के दौरान ऐसा कौन सा चीज़ है जो हमें कभी नहीं करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? घाव को छूना बिना ग्लव्स के, घाव को साफ करना, घाव पर उचित पट्टी लगाना, घाव की निगरानी करना। तो इसका सही आंसर है घाव को छूना बिना ग्लव्स के। हमें ग्लव्स के बिना घाव को कभी भी नहीं छूना चाहिए। हमें घाव को साफ करना चाहिए, उचित पट्टी भी लगानी चाहिए और घाव पर निगरानी भी रखना चाहिए, ताकि घाव रिकवर कर रहा है या नहीं इस बात का हमें पूरी तरह से खबर हो। तो इसका सही आंसर क्या है? घाव को छूना बिना ग्लव्स के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी घाव में मवाद पस आ रहा है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन क्या क्या है? मवाद को छोड़ देना चाहिए, नहीं, घाव को ठीक से साफ करना और ड्रेसिंग करना चाहिए, घाव को बिना देखे छोड़ देना चाहिए, या सिर्फ गर्म पानी से धोना चाहिए। तो अगर किसी से मवाद आ रहा है तो उसका साफ मतलब है कि इन्फेक्शन हो चुका है, घाव इन्फेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए हमें मवाद को छोड़ तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, घाव को बिना देखे छोड़ देना चाहिए बिल्कुल नहीं, सिर्फ गर्म पानी से धोना चाहिए बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना चाहिए? घाव को ठीक से साफ करना चाहिए और ड्रेसिंग करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ कोई उपयुक्त एंटीबायोटिक जो भी उपयुक्त एंटीबायोटिक है वो देना चाहिए, वो लगा देना चाहिए और साथ ही साथ डॉक्टर को भी बता देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घाव में रक्त स्राव होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर घाव से ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन है घाव पर दवा लगाना चाहिए, घाव को बंद करना चाहिए, घाव पर दबाव डालना चाहिए, घाव को खुला छोड़ देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घाव पर दबाव डालना चाहिए। प्रेशर से क्या है? प्रेशर से ब्लीडिंग रुक जाती है, तो हमें दबाव डालना चाहिए घाव पर। ठीक है, आज के क्लास में हम ये 100 क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे और जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखा जा सकता है, वैसे 100 क्वेश्चंस को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ के तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे सूर्या बैच को ख़रीद करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर नेक्स्ट लेवल पे कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।